ये वो दौर था जब पूरी दुनिया ग्रेट डिप्रेशन, अजीम मुआशी बदहाली के साए में थी। लोग भूखे थे, फैक्ट्रियां बंद हो रही थीं और हर तरफ मायूसी थी। लेकिन इसी तारीकी में अमेरिका की मशहूर कंपनी वेस्टिंग हाउस के इंजीनियर्स एक ऐसी चीज़ तख्लीक कर रहे थे जो इंसानी तारीख बदलने वाली थी। वो एक ऐसा मशीनी इंसान बनाना चाहते थे जो सिर्फ नुमाइश का टुकड़ा ना हो, बल्कि बोल सके, चल सके और इंसानों की तरह रद्द अमल दे सके। मंसफील्ड, ओहायो की लेबोरेटरी में दिन रात काम हो रहा था। वहाँ तांबे की मीलों लंबी तारें, शीशे की बड़ी बड़ी वैक्यूम ट्यूब्स और पीतल के गियर्स का एक ढेर था। इंजीनियर्स के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि एक मुर्दा लोहे के ढांचे को हरकत कैसे दी जाए। बिलाखिर 1937 में इलेक्ट्रो का पहला वर्जन तैयार हुआ। जब उसे पहली बार लेबोरेटरी के बीचों बीच खड़ा किया गया तो वहां मौजूद लोग दंग रह गए। वो 7 फुट लंबा था, उसका वजन 120 किलोग्राम से ज्यादा था और उसकी जिल्द खालिस एल्यूमिनियम से बनी थी जो रोशनी में चांदी की तरह चमकती थी। इसका चेहरा किसी कदीम यूनानी बुत की तरह पुरसुकून था, मगर उसके अंदर एक पूरा पावर हाउस छुपा हुआ था। इलेक्ट्रो के अंदर 48 बरकी रिले और बेशुमार गियर्स लगे हुए थे जो उसे एक आम इंसान की तरह कहनियाँ मोड़ने, गर्दन घुमाने और कदम उठाने की ताकत देते थे। इसके पाँव में पहिए नहीं थे, बल्कि वो बाकायदा अपने घुटने मोड़ कर चलता था। इलेक्ट्रो की तैयारी के बाद वेस्टिंग हाउस के सरबराह ने महसूस किया कि एक इंसान नुमा रोबोट के साथ अगर एक कुत्ता भी हो तो ये टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा मुजाहिरा होगा। चुनांचे स्पार्को का मंसूबा शुरू हुआ। स्पार्को एक ऐसा रोबोट कुत्ता था जो टेरियर नस्ल के कुत्ते जैसा लगता था, मगर इसका गोश्त पोश्त नहीं बल्कि तारें और स्प्रिंग्स थे। स्पार्को को इस तरह डिजाइन किया गया था कि वो इलेक्ट्रो का ताबे रहे। इसके अंदर फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स लगाए गए थे जो उसे ये ताकत देते थे कि वो रोशनी और हरकत को महसूस कर सके। अगर इलेक्ट्रो अपना हाथ हिलाता या कोई शख्स स्पार्को के सामने रोशनी डालता तो वो अपनी धाती दुम हिलाना शुरू कर देता। अप्रैल 1939 में न्यूयॉर्क में एक आलमी मेला वर्ल्ड्स फेयर सजा, जिसका उन्वान था कल की दुनिया, द वर्ल्ड ऑफ टुमारो। वहाँ दुनिया भर की इजादात मौजूद थीं, मगर सबकी नज़रें वेस्टिंग हाउस के पवेलियन पर जमी थीं। जब स्टेज का भारी पर्दा हटा तो वहाँ रोशनियों के बीच इलेक्ट्रो खड़ा था और उसके कदमों में स्पार्को बैठा हुआ था। हजारों लोगों के मजमे में सन्नाटा छा गया जब इलेक्ट्रो ने धीरे से अपनी गर्दन घुमाई और मजमे की तरफ देखकर अपना हाथ हिलाया। लोगों ने पहले कभी ऐसी कोई चीज़ नहीं देखी थी। उन्हें लग रहा था कि ये कोई जादू है या शायद इलेक्ट्रो के अंदर कोई छोटा कद का इंसान छुपा हुआ है। जब स्पार्को ने पहली बार स्टेज पर अपने पिछले पांव पर खड़े होकर मशीनी आवाज़ में भौंकना शुरू किया तो वहाँ मौजूद बच्चों की चीखें निकल गईं और बड़े हैरत से अपनी आंखें मलने लगे। इलेक्ट्रो की सबसे बड़ी हैरत उसका बोलना था। इस दौर में कंप्यूटर नहीं थे, तो इलेक्ट्रो बोलता कैसे था? इसके सीने के अंदर एक 78 आरपीएम वाला रिकॉर्ड प्लेयर छुपा हुआ था। उसमें 26 मुख्तलिफ रिकॉर्ड शुदा जुमले मौजूद थे। जब इलेक्ट्रो का ऑपरेटर इससे बात करता तो वो रिकॉर्डिंग्स तरतीब से चलती थीं। इलेक्ट्रो की आवाज़ एक भारी और गूंजदार मशीनी आवाज़ थी जो कहती थी, मेरी उम्र लामहदूद है, मैं कभी थकता नहीं, मेरा खून बिजली है और मेरा दिमाग तांबे का है। वो सिर्फ बोलता नहीं था, बल्कि वो सिगरेट भी पी सकता था। वो सिगरेट का धुआं अपने मशीनी फेफड़ों में भरकर मुंह से निकालता, जिसे देखकर लोग दंग रह जाते। स्पार्को सिर्फ इलेक्ट्रो का एक बेजान साथी नहीं था, बल्कि इंजीनियर्स ने उसके अंदर वो हिस्स पैदा की थी जो उस वक्त के जानदार कुत्तों में होती है। स्पार्को के अंदर नस्ब फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर्स उसे रोशनी के सिग्नल समझने में मदद देते थे। जब इलेक्ट्रो अपनी एल्यूमिनियम की उंगलियों से स्पार्को की तरफ इशारा करता या कोई तमाशाई टॉर्च की रोशनी स्पार्को की आंखों पर डालता तो स्पार्को किसी जिंदा कुत्ते की तरह उस रोशनी का पीछा करने लगता। वो अपने पिछले पांव पर खड़ा हो जाता, अपनी धाती गर्दन को दाएं बाएं घुमाता और एक खास फ्रीक्वेंसी पर भौंकता। तमाशाइयों के लिए ये देखना किसी जादू से कम नहीं था कि एक लोहे का कुत्ता अपने मालिक की आवाज़ और रोशनी के इशारों पर नाच रहा है। 1939 और 1940 की नुमाइशों में आलमी शोहरत हासिल करने के बाद इलेक्ट्रो और स्पार्को की जिंदगी में एक होलनाक मोड़ आया।
1941 में जब अमेरिका दूसरी जंग अजीम में कूद पड़ा तो मुल्क की तमाम तर तवज्जो साइंसी अजायबात से हटकर हथियारों की तैयारी पर मरकूज हो गई। वेस्टिंग हाउस की फैक्ट्रियों में अब रोबोट नहीं बल्कि टैंकों और जहाज़ों के पुर्जे बनने लगे। इलेक्ट्रो और स्पार्को, जो कभी लाखों लोगों की आंखों का तारा थे, अचानक गैर ज़रूरी करार दे दिए गए। उन्हें नुमाइश के खूबसूरत हॉल से निकालकर मंसफील्ड, ओहायो की एक अंधेरे और गर्दालूद गोदाम में मुंतकिल कर दिया गया। जंग खत्म होने के कई साल बाद जब दुनिया दोबारा नॉर्मल हुई तो इलेक्ट्रो को एक बार फिर दरियाफ्त किया गया। इसकी जंग आलूद बॉडी को साफ किया गया और इसके पुराने रिकॉर्ड प्लेयर्स की मुरम्मत की गई। 1950 की दहाई में इलेक्ट्रो को एक बार फिर शोहरत मिली, मगर इस बार वो साइंस का मूजज़ा नहीं बल्कि तफरीह का जरिया बन चुका था। इसे हॉलीवुड की फिल्मों और टीवी शोज में कास्ट किया जाने लगा। 1960 में एक फिल्म द सेक्स किटन्स गो टू कॉलेज में इलेक्ट्रो ने एक अहम किरदार अदा किया, जहां उसका नाम बदलकर थिंको रख दिया गया। स्पार्को के कई नए मॉडल्स भी बनाए गए जिन्होंने मुख्तलिफ टीवी इश्तिहारात में काम किया। वक्त गुजरने के साथ साथ इलेक्ट्रो का मॉडल पुराना होने लगा। 1970 की दहाई तक कंप्यूटर चिप्स और जदीद टेक्नोलॉजी आ चुकी थी और इलेक्ट्रो की वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी अब कदीम लगने लगी थी। एक वक्त ऐसा आया जब इलेक्ट्रो को कबाड़ खाने में फेंकने की तजवीज़ दी गई, मगर तारीख दानों और साइंस के दिलदादा लोगों ने उसे बचा लिया। इसे दोबारा जोड़ा गया और उसकी तारीखी अहमियत को समझते हुए इसे मैन्सफील्ड मेमोरियल म्यूज़ियम के हवाले कर दिया गया। आज भी इलेक्ट्रो वहीं खड़ा है। इसकी एल्यूमिनियम की जिल्द अब भी चमकती है और स्पार्को के मुख्तलिफ मॉडल्स दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में महफूज हैं। ये दास्तान ख़त्म होती है आज के दौर में, जहां हम घर बैठे अलेक्सा से बात करते हैं और बॉस्टन डायनामिक्स के रोबोट कुत्तों को कलाबाजियां खाते देखते हैं। इलेक्ट्रो वो पहला ख्वाब था जिसने इंसान को ये हिम्मत दी कि वो अपने जैसा एक मसनूई वजूद बना सके। स्पार्को वो पहला तजुर्बा था जिसने साबित किया कि जानवरों की वफादारी को भी टेक्नोलॉजी में ढाला जा सकता है। इलेक्ट्रो के 26 रिकॉर्ड शुदा जुमले आज के चैट जीपीटी और जेमिनी जैसे एआई सिस्टम्स की पहली शक्ल थे और ये वाज़ह करेंगे कि अगर 1939 में वो लोहे का दियो हैकल इंसान और उसका बिजली से चलने वाला कुत्ता ना होता तो शायद आज हम टेक्नोलॉजी के इस मकाम पर ना होते। ये महज एक मशीन की कहानी नहीं बल्कि इंसानी अज़्म और तख्लीक की वो दास्तान है जो कभी ख़त्म नहीं होती।